गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द शौर्य एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एग्ज़ाम में, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 5 जून को आपका यूपीएससी और 12 जून को आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। तो अराउंड 1 महीने ही लगभग लेके चलिए जो आपके पास है, जिसमें आप अपना पूरा रिवीजन ऑल ओवर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तैयारी के लिए किसी नए चीज़ को पढ़ने के लिए अब वो समय नहीं रह गया है। अब जो समय है वो ये है कि आपने जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है उसको उसी को इन्हेंस करना, उसी को निखारना, उसी को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, ताकि अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस आप अपने एग्ज़ाम में दे सके। हालांकि वो तो रही एग्ज़ाम की बात करते हैं अपने हम क्लास की। तो आज की हमारी जो क्लास है, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, भारतीय कृषि क्षेत्र, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। भारत में कृषि क्षेत्र का क्या महत्व है, क्या रोल है, क्या योगदान है, इन सारी चीज़ों को आज के क्लास में हम अच्छे से समझेंगे। ये क्लास हमारा कृषि क्षेत्र का पहला पार्ट होगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र काफ़ी विस्तृत भाग है हमारी अर्थव्यवस्था का, जो कि एक बार में ख़त्म नहीं हो जाएगा। इसीलिए ये हमारा आज का पहला पार्ट रहेगा। इसके आगे की चर्चा हम इसके दूसरे पार्ट में करेंगे। खैर, आज के क्लास में हम जानेंगे कि कृषि क्षेत्र क्या है, टाइप्स क्या क्या हैं, फसलें कैसी कैसी हैं हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, और क्या महत्व है कृषि का। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। बाकी आप सभी जानते हैं कि कृषि एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा जो सेक्टर है हमारे देश के लिए, खास करके भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है ये। आप सभी जानते हैं भारत को कृषि कंट्री, या कहते हैं ना कृषि आधारित देश, या फिर कृषक अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है, ठीक है। भारत को जाना ही जाता है खेती से, ठीक है। हमारे यहाँ खेती की जो परंपरा है वो काफ़ी पुरानी है और काफ़ी ज़्यादा वृहद है, विस्तृत है, ठीक है। लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है कृषि क्षेत्र इंडिया के अंतर्गत। भारत में कृषि लोगों की आजीविका का बहुत बड़ा स्रोत है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि क्षेत्र से अपना जीवन निर्वाह करता है, उससे अपनी आजीविका को चलाता है, ठीक है। आज़ादी का जो हमारा समय था, उस समय अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद तो कृषि का जो हालत था वो काफ़ी ज़्यादा बेहाल हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ उद्योग नहीं थे, ठीक है, उद्योग नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय में, उस दशक के एरा में ही हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होने लगा, विकास होने लगा। बाकी उससे पहले हमारे यहाँ जो हमारी इकॉनमी थी वो कृषि के नाम से ही जानी जाती थी, कृषि क्षेत्र के हिसाब से ही जानी जाती थी, ठीक है। और कृषि का जो योगदान था हमारे देश की इकोनॉमी में वो 50% से भी ज़्यादा था, ठीक है। आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं, तब हमारे यहाँ की इकॉनमी में कृषि क्षेत्र का 50% से भी ज़्यादा का योगदान था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आज की, तो आज धीरे धीरे कृषि क्षेत्र का योगदान हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में कम होता जा रहा है, ठीक है। योगदान कम हो रहा है। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एक, पहली बात तो ये कि कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन घट गया है पहले की अपेक्षाकृत, ठीक है। योगदान कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो बाकी सेक्टर हैं, चाहे वो द्वितीयक सेक्टर हो यानी कि औद्योगिक सेक्टर, या तृतीयक सेक्टर हो यानी कि सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, इन सेक्टर्स का जो योगदान है वो पहले की अपेक्षाकृत बढ़ा है, जिस वजह से कृषि का जो योगदान है वो कम हुआ है। ये नहीं कि कृषि का उत्पादन कम हुआ है, पहले की तुलना में आज वर्तमान में हमारे देश में कृषि में उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। लेकिन अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज का विकास हुआ है, तो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, जिस वजह से कृषि का जो योगदान है इन सब के कंपैरिजन में, सबके हिसाब से कम हुआ है पहले की अपेक्षाकृत, ठीक है।
पहले जहां कृषि क्षेत्र का योगदान 50% के लगभग रहता था अर्थव्यवस्था में, वर्तमान में 17.8% के बराबर है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिग्रेडेशन है, ये मतलब डिक्रीज है हमारे यहाँ पे कृषि क्षेत्र का, उत्पादन में कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्पादन बढ़ा है, बस ये है कि कृषि के कंपैरेटिवली जब पहले क्या था कि उद्योगों का उतना योगदान नहीं था, सेवा क्षेत्र का उतना योगदान नहीं था, जो था वो कृषि क्षेत्र का मैक्सिमम योगदान था। लेकिन आज क्या है कि कृषि का योगदान तो है ही, उसके साथ ही साथ कृषि के कंपैरेटिवली सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, जिस वजह से कृषि का जो योगदान है वो थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, अगर आप बात करें यूएसए की, अमेरिका को अगर आप देखते हैं, तो अब आपको बता दें कि अमेरिका का जो पूरा अर्थव्यवस्था है, पूरी इकोनॉमी है, उसमें कृषि क्षेत्र का केवल 1% योगदान है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कुछ उगाते ही नहीं हैं, खेती ही नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो 1% अमाउंट कितना है ये देखा जाता है। ठीक है, उस 1% में उत्पादन कितना है ये देखा जाता है। हो सकता है उनका जो 1% है वो हमारे 17% से भी ज़्यादा हो। ये तो करेंसी और वहाँ के उनकी जो जीडीपी है, उनकी जो अर्थव्यवस्था की जो उनकी राष्ट्रीय इनकम है, नेशनल आय जो उनकी है, उसके हिसाब से वो देखते हैं कि उनकी जीडीपी में 1% जो हिस्सा है वो कृषि क्षेत्र से आया है। और आप सभी जानते हैं भारत के लिहाज से उनकी जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है। भारत के हिसाब से जो भारत की ऑल ओवर इनकम है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 17.8% के बराबर है। तो ये भारत के हिसाब से है, इसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी का किसी चीज़ से। ठीक है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि भारत बहुत आगे है या अमेरिका बहुत पीछे है, ये आप नहीं कह सकते हैं। ये हर एक देश की अर्थव्यवस्था का अपने राष्ट्रीय आय के अकॉर्डिंग उनका मापने का एक अपना भिन्न भिन्न तरीका है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र का योगदान कम हुआ है लेकिन उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए हमारे इकोनॉमी में, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है योगदान कम हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर इसे कंपैरेटिवली आप देखें तो जो उत्पादन है, प्रोडक्शन जो है कृषि क्षेत्र में, फसलों का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आप बिल्कुल इसका संबंध इससे नहीं लगा सकते हैं कि योगदान कम हुआ है मतलब उत्पादन कम हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तीनों सेक्टर को अगर आप देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, इन तीनों को मिला करके आप देखेंगे तो उसके लिहाज से कृषि का योगदान जो है वो इकोनॉमी में वो कम हुआ है। ठीक है, लेकिन उत्पादन जो है वो बढ़ा है। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो आज के हम क्लास में कृषि के सभी बेसिक से बेसिक पॉइंट्स को भी जानेंगे और कैसे कैसे कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव हुए, क्या हुए, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अगर देखा है तो मैंने आप लोग के साथ भूमि सुधार का क्लास ले लिया है। भूमि सुधार जो है वो कृषि से काफ़ी हद तक संबंधित है। अगर आप कृषि क्षेत्र में सुधार की बात करते हैं तो मतलब आप भूमि सुधार की बात कर रहे हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सुधार, तकनीकी सुधार, संस्थागत सुधार, ये सारी जो हमने भूमि सुधार में टॉपिक्स पढ़े हैं, ये सारी आपके कृषि क्षेत्र में सुधार के अंतर्गत भी आती हैं। तो इस चीज़ को वहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे इस क्लास में, क्योंकि उन चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा चुके हैं भूमि सुधार में। कृषि क्षेत्र में सुधार की अगर हम बात करेंगे, चकबंदी की बात करेंगे, हदबंदी की बात करेंगे, सहकारी कृषि की बात करेंगे, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे, काश्तकारी प्रथा की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे कृषि में भी हैं और ये भूमि सुधार के अंतर्गत भी आती हैं। भूमि सुधार की क्लास में मैंने बहुत ही डिटेल से उन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो उसको यहाँ पर दोबारा से हम रिवाइज नहीं करेंगे, उसको आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। यहाँ पर हम कृषि से संबंधित अन्य जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनसे रिलेटेड हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। आप सभी जानते हैं हमारे देश में जो कृषि का उत्पादन है, जैसा कि मैंने कहा कि बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप बात करें हमारे यहाँ पर कृषि योग्य भूमि जो है वो कितनी है, और ऑल ओवर विश्व के हिसाब से अगर आप देखते हैं
तो ये कितनी है? हमारा जो भूमि का एरिया है 2.4% भूमि का एरिया है पूरे विश्व का, भारत का, ठीक है। पानी की अगर हम बात करें तो विश्व का 2.4% एरिया और 4.2% का आपका पानी ये हमारे देश में है। और इसके हिसाब से लगभग 17.5% लोगों का भरण पोषण करने के लायक सक्षम फसलों का, अनाजों का प्रोडक्शन भारत में होता है ऑल ओवर विश्व के, ठीक है। आप इसको एक तरीके से ऐसे समझिए। देखिए हमारे पास अगर हम देखें तो क्षेत्र जो है वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, और पानी की अगर हम बात करें तो विश्व का 4.2% पानी, ठीक है। इसके साथ हम लोग विश्व की हमारे पास सिर्फ इतना एरिया है, सिर्फ इतना पानी है, इसके बावजूद भी आप प्रोडक्शन अगर देखिए तो विश्व की 17.5% आबादी का भरण पोषण कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको देखिए, विश्व की जो पूरी जनसंख्या है उसका 17.5% भाग का भरण पोषण अकेला भारत कर सकता है। इतना उत्पादन भारत के अंतर्गत होता है। सिर्फ 2.4% भूमि और 4.2% पानी के साथ भारत विश्व के 17.5% लोगों के भरण पोषण को वहन कर सकता है। इतना प्रोडक्शन हमारे देश में फसलों का, अनाजों का, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ उत्पादन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पर उत्पादन की कमी नहीं है, बस समय के साथ साथ कृषि क्षेत्र का योगदान कम हुआ है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ना कि कृषि का उत्पादन कम हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्लास में। ये तो कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने यहाँ आप लोग के साथ डिस्कस की। आगे देखते हैं कि हमारे क्लास में हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे भारतीय कृषि का स्वरूप, ठीक है। भारतीय कृषि का स्वरूप आप यहाँ पर देख रहे होंगे हेडिंग, नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की भारतीय कृषि जो है, खेती जो है, उसका स्वरूप कैसा है, नेचर कैसा है, क्या पॉइंट है। अगर हम इसको देखें, हमारे यहाँ जो कृषि का नेचर है, यहाँ पर निम्न उत्पादकता की बात की जा रही है कि जिस प्रकार से, देखिए निम्न उत्पादकता को आप इस प्रकार से न लीजिएगा कि अभी आप बोल रहे थे कि उत्पादकता कम नहीं है, अब बोल रहे हैं कि निम्न उत्पादकता है। यहाँ पर बात यह है कि आज़ादी के समय में और आज के समय में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहाँ की लैंड होल्डिंग सिस्टम है, जितनी हमारे पास खेती योग्य भूमि है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे यहाँ जो उत्पादकता है वो निम्न है, ठीक है। क्यों है, इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। देखिए निम्न उत्पादकता की बात की जाती है, इसका रीज़न बताया जा रहा है कि प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के लिए मांग का सृजन करता है। देखिए यहाँ पर रीजन बताया गया है प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन दिया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र जो है वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए मांग का सृजन करता है, इसलिए कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि भी धीमी हो जाती है। अब आप इसको ऐसे समझिए, देखिए हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो एक तरीके से डिमांड को सृजन करता है, बनाता है, किसके लिए, औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा। अगर आप टमाटर उगाएंगे तो जो केचप बनाते हैं, जो कंपनीज केचप बनाती है, ठीक है, टोमेटो सॉस बनाते हैं, टोमेटो प्यूरी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं तो उन्हें टमाटर चाहिए, यानी कि वो डिपेंड है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, किसान के ऊपर, क्योंकि उन्हें टमाटर चाहिए केचप बनाने के लिए, ठीक है। चीनी बनाने के लिए उन्हें गन्ना चाहिए, ठीक है।
जो चीनी अगर बनाना है तो गन्ना चाहिए, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए मांग का सृजन करता है। और अगर कृषि क्षेत्र पिछड़ा रहेगा तो औद्योगिक क्षेत्र की जो समृद्धि है वो भी मंद रहेगी, धीमी रहेगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, ओके। यहाँ पर बात की जा रही थी प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, निम्न उत्पादकता में हमने देखा प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। देखिए हमारे यहाँ जो कृषि जोतों का आकार है, मैंने भूमि सुधार में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, वो काफ़ी छोटी होती जा रही है समय के साथ साथ। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि जब जोतों का आकार छोटा होता है तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता है। आप अच्छे से ट्रैक्टर का यूज़ नहीं कर सकते, थ्रेसर का यूज़ नहीं कर सकते, और भी कई प्रकार की जो तकनीकी प्रणालियाँ हैं आप उनका छोटे जोतों के आकार वाले खेतों में बेहतरीन ढंग से यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि रीज़न होता है कि जितना उत्पादन आपको वहाँ से मिल सकता था उतना नहीं मिलता है। खेतों के उपखंडन हो जाते हैं, उपविभाजन हो जाते हैं, जिसके वजह से उनके जोतों के आकार कम हो जाते हैं, और ये एक रीज़न है कि सही से उत्पादन नहीं मिल पाता है। जितना वो खेत दे सकता था उतना वो नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी रीज़न रही हैं कि इसीलिए कहते हैं ना कि जितना हम कर सकते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जितना हो सकता था उसके हिसाब से जो उत्पादकता है वो निम्न है। एक प्रकृति तो एक स्वरूप ये है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि लघु जोतें, कृषि का यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग कठिन हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि जोतों के आकार छोटे हैं, इस वजह से जो प्रौद्योगिकी है, यंत्र हैं, उनका सही ढंग से प्रयोग नहीं हो पाता है। ये मैंने आप लोग को बताया ही। छोटे जोतों के आकार क्यों हैं? क्योंकि जैसे आप लोग एक घर है, ठीक है, एक घर में आप लोग 6 भाई हैं, मान लीजिए आप लोग के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, लेकिन अगर बंटवारा होता है तो 6 में अलग अलग होगा। अब क्या होगा कि मेड़े बना दी जाएंगी कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, वो मेरा है। अब तुम अपने हिसाब से खेती करो, वो अपने हिसाब से खेती करे, वो अपने हिसाब से करे। हो सकता है आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। अब जब आपने मेड़ बना दी है चारों तरफ, आपके जोतों के आकार जो है वो छोटे हो गए। अब ऐसे में क्या होगा कि आप सही से टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, और भूमि भी कहीं ना कहीं मेड़ बनाने में भूमि जाती है, उसके किनारे किनारे एरिया में सही से खेती नहीं हो पाती है, और ऐसा कई जगह पर होगा, एक जगह पर नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि जहां आप उस विस्तृत भूमि में अच्छा उत्पादन करते थे, अब अगर आप उत्पादन करते हैं ऑल ओवर अपने अपने खेतों में, तो आपको जो प्रोडक्शन होगा वो पहले के अकॉर्डिंग निम्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो जोतों के आकार हैं वो छोटे हो गए हैं। पहले जो था वो विस्तृत था, बृहद था, बड़ा था, क्योंकि पहले एक था। अब क्या है, आपने उसका उपविभाजन कर दिया, बंटवारा कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गए, विखंडित हो गए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा अगर हम पॉइंट देखें, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का आधिक्य। एक स्वरूप हमारे यहाँ का ये भी है, एक नेचर है हमारे कृषि का, कि हमारे यहाँ पर कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, या जिसे हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब ये दोनों होती क्या हैं? देखिए, जब हम बेरोजगारी पढ़ रहे थे, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बेसिक से लेकर के एंड तक जाऊंगी। मैंने सारे बेसिक जितने भी चैप्टर्स रहे हैं, मैंने सभी आपको इसीलिए पढ़ाया कि आगे आगे जैसे जैसे इन चीज़ों के नाम आते जाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने आपको पढ़ा लिया है। और अगर आपने पढ़ा है तो जैसे ही मैंने प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि कृषि क्षेत्र में जितने लोगों की आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा लोग संलग्न रहते हैं। दिखने में लगता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन असल में अगर उनको वहाँ से हटा लिया जाए तो काम पर कोई भी प्रभाव, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप तुरंत जान जाएंगे। मौसमी बेरोजगारी का मतलब आप तुरंत जान जाएंगे कि मौसमी बेरोजगारी एक पर्टिकुलर मौसम में जब खेती होती है उसी समय उनके पास रोजगार होता है। खेती हो गई, फसल कट गए, वो बैठ के खाएंगे, यानी कि 4 महीना काम किया, 6 महीना बैठ के खाया। ये मौसमी बेरोजगारी है कि एक पर्टिकुलर मौसम में आपको रोजगार मिल रहा है, उसके बाद आप बैठ रहे हैं। और ये कहाँ संभव है? कृषि क्षेत्र में ही संभव है। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में संभव है और मौसमी बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में ही संभव है। तो ये दोनों, अगर आपने बेरोजगारी पढ़ा है, मेरा बेरोजगारी वाला क्लास देखा है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को समझाया है। ठीक है, तो बार बार उन चीज़ों को मैं रिपीट करूँ, इससे अच्छा कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें ताकि आपको भी हर चीज़ें रिवाइज होती रहे अच्छे से। तो जैसा कि मैंने कहा कि मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी हमारे कृषि क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी वृहद हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे देश में। ये भी एक नेचर है हमारे यहाँ कृषि का। ठीक है,
हमारे यहाँ कृषि की स्वरूप को अगर देखें तो हमारे यहाँ पर कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है, बेरोजगारी की अधिकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्या है तो भूस्वामी काश्तकार संघर्ष, भूस्वामी और काश्तकार संघर्ष। बड़े किसानों द्वारा कृषि के बड़े भूभाग पर काश्तकारों द्वारा खेती करवाना। अब देखिए काश्तकारी व्यवस्था क्या होती है, ये मैंने आप लोग को भूमि सुधार में पढ़ाया था, ठीक है। काश्तकारी व्यवस्था क्या होती है मैं एक बार जल्दी से आपको बता दूं तो देखिए, जैसे कि आप हैं, आपके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन आप खुद से खेती नहीं कर रहे हैं। कुछ भूमिहीन लोग जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे लोगों को आप लगा दिए हैं कि हमारे यहाँ खेती करो। अब वो चाहे आप मतलब उनसे उन्हें आप एक अनाज का एक हिस्सा दें, चाहे पैसा दें, ये तो आप लोग के बीच का समझौता रहता है, ठीक है। तो ये होता है कि ज़मीन मेरी है लेकिन मैं नहीं खेती करूँगी, मैं किसी को लगा के वहाँ पर उससे काम करवाऊँगी अपना, और जब मेरा फाइनल प्रोडक्शन हो जाएगा तो या तो कुछ अनाज का हिस्सा मैं उन्हें दे दूंगी या तो कुछ पैसे दे दूंगी, जैसा मेरा समझौता रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई थी आपको भूमि सुधार के बारे में डिटेल से। काश्तकारी का मतलब यही होता है। बाद में क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है जिस लिहाज से, उस लिहाज से काश्तकारों को पे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इन सब की वजह से काश्तकारों में और भूमि स्वामियों में संघर्ष होता है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर देखें तो ये हमारे भारतीय कृषि का एक स्वरूप है, एक ये कहते हैं सत्यता है हमारे भारतीय कृषि की, कि यहाँ पर ज़रूरत जितनी है उतनी उत्पादकता नहीं हो रही है, जितना हो सकता है उसके अकॉर्डिंग जोतों के आकार छोटे हैं, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की अधिकता है, और उसके बाद भूमि स्वामी और काश्तकारों का संघर्ष चलता ही रहता है। नेक्स्ट आता है निर्वाह खेती। देखिए निर्वाह खेती का क्या मतलब होता है, निर्वाह खेती या निर्वाह कृषि का तात्पर्य क्या है। अगर हम इसको बात करें, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो किसान हैं वो मध्य वर्ग के या निम्न वर्ग के लोग जैसे कि होते हैं, उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उनको है कि खेती करके उन्हें सबसे पहले अपने परिवार के लिए जीवन निर्वाह की व्यवस्था करना, अपने लिए अनाज इकट्ठा करके रखना, बचता है तो बेचेंगे, नहीं बचता तो फिर राम राम जी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सबसे पहले जो उनकी प्रायोरिटी होती है वो अपने लिए होती है कि पहले वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम करें। यानी कि ज़्यादातर जो किसान हैं वो खेती को लेकर प्राथमिक उद्देश्य अपने परिवार का जीवन निर्वाह करना होता है, न कि लाभ कमाना। जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो उद्देश्य है कि पहले वो अपने परिवार का पेट भरें, बचता है तो बेच के पैसा कमाएंगे, नहीं बचता है तो कम से कम परिवार का पेट तो भरेगा। यानी कि ज़्यादातर लोग जो है वो निर्वाह खेती करते हैं अपने जीवन निर्वाह को उद्देश्य रख के, ठीक है। ये भी हमारे कृषि क्षेत्र की एक सच्चाई है। नेक्स्ट आता है वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता, ठीक है। वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता, आप जानते हैं हमारे देश को मानसून आधारित कृषि वाला देश कहा जाता है, मानसूनी कृषि कही जाती है हमारे देश की कृषि को। क्यों? क्योंकि देखिए मानसून का जो वर्षा जो है हमारे देश में मानसूनी वर्षा ही होती है, आप जानते ही हैं मानसूनी पवनों के द्वारा हमारे यहाँ वर्षा होती है। तो इनका जो है कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा रोल होता है वर्षा क्षेत्र का, वर्षा का, ठीक है। आज भी भारत में कृषि कार्य को लेकर के वर्षा पर खास करके मानसून की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। लोग वेट करते हैं कि पानी बरसे, हालांकि सिंचाई, इरिगेशन, इन सभी के सिस्टम्स को एनहेंस किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ चूँकि आप जानते हैं कि भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो बहुत विविध हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। यूपी के जो हालात हैं वो पंजाब के नहीं हैं, बंगाल के नहीं हैं, बिहार के नहीं हैं, वो साउथ में किसी देश के नहीं। देखिए हर एक स्टेट अपने आप में एक यूनिक, एक अलग ही पहचान लिए हुए है। हमारे यहाँ पर हर एक राज्य अलग अलग पहचान लिए हुए हैं। यूपी में आइए अलग दिखता है, राजस्थान जाइए अलग दिखता है, एमपी जाइए अलग दिखता है, आप तमिलनाडु, केरल जाइए अलग दिखेगा, आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में चले जाइए आपको अलग माहौल मिलेगा। ये जो डाइवर्सिटी है इस वजह से हर जगह की परिस्थितियाँ, कंडीशंस अलग होती हैं और लोगों की डिपेंडेंसी होती है रेन के ऊपर, वर्षा के ऊपर, खास करके मानसून की, ठीक है। ये भी एक बहुत सत्यता है, हमारे कृषि क्षेत्र का एक बहुत बड़ा स्वरूप है मानसूनी वर्षा, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी प्रकृति है एक तरीके से देखा जाए तो। फिर एक जो हमारा स्वरूप आता है वो है पिछड़ा तकनीक। कृषि क्षेत्र की अगर हम नेचर की बात करें तो हमारे यहाँ का जो कृषि क्षेत्र की जो तकनीक है वो पिछड़ी हुई है, ठीक है।
कृषि जोतों के छोटे आकार की वजह से उस पर तकनीकी का प्रयोग करना कठिन हो जाता है, अतः पिछड़ी तकनीकों का प्रयोग करना किसानों की बाध्यता होती है। देखिए, अगर आपके जो जोतों के आकार हैं वो छोटे होंगे, ठीक है, तो आप चाह करके भी उस पर बड़े यंत्रों का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपकी भूमि छोटी है तो बड़े बड़े जो यंत्र होते हैं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो काम आते हैं, उन चीज़ों को आप कैसे यूज़ कर पाएंगे? फिर वहाँ पर आपकी मजबूरी होती है कि आप पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ करिए। तो एक तरीके का ये रीज़न है, क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है कि हमारे यहाँ पर जोतों के जो आकार हैं खेती करने के लिए, कृषि जोत के जो आकार हैं वो जो हैं वो कम हैं अपेक्षाकृत। हालांकि ऐसा नहीं है, ये अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भूमि के उपविभाजन हो रहे हैं, उपखंडन हो रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों को भूमि सुधार में अच्छे से बताए थे, बहुत सारे रीजन्स, तो इनके वजह से क्या है कि ये सारी जो दुविधाएं हैं ये आ रही हैं। एक बहुत बड़ा एक काला सच है हमारे देश में कृषि क्षेत्र का, ठीक है। अब देखिए, कृषि आगतों का अभाव। अब भारत में कृषि आगतों का अभाव, इसमें क्या है? भारतीय कृषि में आधुनिक आगतों जैसे उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का बहुत कम उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये सब कहा जा रहा है कि जो हमारे यहाँ पर उन्नत किस्म के बीज हैं, रासायनिक उर्वरक है, खाद है, कीटनाशक हैं, इन चीज़ों का कम यूज़ किया जाता है। हालांकि इतना ज़्यादा यूज़ करने के बाद उसको आज हम लोग भुगत भी तो रहे हैं। तो कम यूज़ करने का अब हो भी रहा है कि आप जैविक खाद को यूज़ करें, रासायनिक खाद को छोड़ करके। ये सारी चीज़ें अब एक तरीके से सही हो रही हैं, बट एक ये भी इसका एक है कि हमारे यहाँ पर उतनी नहीं होती हैं जितना हो सकती हैं, ठीक है। आगे देखिए, खेतों की अपखंडन और उपविभाजन की समस्या। कृषि भूमि का कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाना, चाहे वो कोई भी रीजन हो, कानूनी रीजन से, सामाजिक रीजन से, आर्थिक रीजन से, किसी भी कारण से। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है आपके परिवार में बंटवारा हो गया, हो सकता है कि सोसाइटी में खेतों को लेकर के सबके होते, आपके 4 पड़ोसी हैं, चारों पड़ोसी के खेत मिले हुए हैं, उसमें कोई भी कानूनी लफड़ा फंस गया, उन सब रीजन की वजह से, या फिर आपकी जो भूमि है वो अक्सर देखा जाए तो ये हदबंदी वगैरह के तहत आपकी भूमि अधिग्रहित हो जाती है। तो जो सारी चीज़ें हैं, ये सिस्टम जो है उसके अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि कानूनी, सामाजिक, पारिवारिक कोई भी एक रीज़न, किन्हीं कारणों की वजह से जो हमारे यहाँ पर खेती है, कृषि है, भूमि जो है उसका उपविभाजन होता जा रहा है, विखंडन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ का एक कृषि क्षेत्र का काला अध्याय है, काला सच है। कृषि उत्पादन में क्षेत्रीय विषमता। अब ये देखिए, हमारे यहाँ का जो कृषि का नेचर है, जैसा कि मैंने कहा डाइवर्सिटी बहुत है। भारत में विद्यमान विस्तृत भौगोलिक विषमताओं एवं जलवायु के अनुसार कृषि उत्पादकता में भी व्यापक अंतर देखने को मिलता है। कहीं पर कोई खेती बहुत अच्छी होती है तो वहीं दूसरे जगह उस चीज़ को लेकर की संभावना ही नहीं है। गुजरात में कपास अच्छा होता है, उतना अच्छा कपास आप यूपी में नहीं उगा सकते या उगा ही नहीं सकते, क्योंकि काली मिट्टी होनी चाहिए। उतनी काली मिट्टी आपको मिलेगी नहीं, थोड़ी बहुत से क्या होती है। तो वही बात है कि हमारे यहाँ की जो डाइवर्सिटी है ना वो बहुत विस्तृत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। पहाड़ों पर कुछ होता है, सेब की खेती आप यहाँ उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से हिमाचल पे होते हैं, ठीक है, शिमला वगैरह में यहाँ पर जितने बढ़िया से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे जैसे हमारे यहाँ के भौगोलिक क्षेत्रों में परिवर्तन होता गया है, वैसे वैसे कृषि क्षेत्र को लेकर के उत्पादन की चीज़ों में भी डाइवर्सिटी आती गई है, वैविध्यता आती गई है। तो ये हमारे यहाँ के कृषि का एक बहुत बड़ा नेचर है, प्रकृति है, स्वरूप है। आगे देखिए क्या है, भारत में बोई जाने वाली विभिन्न फसलों के प्रकार। अब हम देखेंगे कि भारत में कैसी कैसे टाइप की फसलें बोई जाती हैं। आपने सुना होगा 3 टाइप की, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें। इन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका खरीफ की फसल। इसके अंतर्गत जो फसल है उनको जून से जुलाई माह तक बोया जाता है, ठीक है, जून और जुलाई में, यानी 1 महीने बाद आपका जून आ जाएगा। इसी महीने में खरीफ की फसलों की बुआई होती है। जून से जुलाई के मध्य इनकी बुआई होती है और सितंबर से अक्टूबर के मध्य इनकी कटाई की जाती है, ठीक है। किसकी? खरीफ के फसलों की। जून जुलाई में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में इन्हें कटाई करते हैं। यहाँ वर्षा ऋतु की फसलें होती हैं। आप जानते हैं जून से हमारा मानसून प्रवेश कर जाता है हमारे भारत के अंतर्गत, तो जाहिर सी बात है वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में ये क्या हो गई, क्योंकि जून जुलाई सितंबर अक्टूबर ये सारी जो है वर्षा वाला
मौसम है, वर्षा वाला समय है, तो ये जो फसलें हैं ये वर्षा ऋतु वाली फसलें होती हैं, जाहिर सी बात है। इनके उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसून की बहुत ज़्यादा महत्व होती है। आप देखिए वर्षा जून से हमारे यहाँ मानसून प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तो जून के आखिर तक मानसून पूरे भारत में फैल जाता है, तो इनकी जो महत्व है वो जाहिर सी बात है ज़्यादा रहेगी इनके उत्पादन के ऊपर। इनकी बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं टेम्परेचर तो ज़्यादा रहेगा ही, क्योंकि जून का महीना, जुलाई का महीना गर्मी रहती है, बरसात होने के चांसेस होते हैं, तो ह्यूमिडिटी रहती है, एक आर्द्रता बनी रहती है, उमस बना रहता है, यही इनके लिए सूटेबल है जो कि इन्हें इस टाइम मिलता है। इनमें प्रमुख रूप से धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, ज्वार, रागी, बाजरा, लोबिया, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि फसलें आती हैं। किसके अंतर्गत? खरीफ की फसलों के अंतर्गत। आप ये एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। ओके, कौन कौन से? धान हो गया, सोयाबीन हो गया, तिलहन हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ज्वार हो गया, रागी, बाजरा, लोबिया, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा? रबी की फसलें। किसकी? रबी की फसल। रबी की फसलों को अक्टूबर से नवंबर माह में बोया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अक्टूबर से नवंबर के माह तक इसको बोया जाता है। सितंबर अक्टूबर में आपने खरीफ की फसलों को काटा और आपने रबी की फसलों को बो दिया, और उसके बाद अप्रैल से मई के मध्य में इन्हें आप काट लेते हैं। यह शीतकालीन फसलें होती हैं। अब जाहिर सी बात है इस समय कौन सी मौसम रहेगी? ठंडी की ही रहेगी। इनके उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। ठंडियों में जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है वो इनके लिए सहायक होती है। इन फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकने के लिए अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर? इन फसलों को उगाते समय जब इनको हम बुआई करते हैं उस टाइम जो तापमान है वो कम रहता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना चल रहा है, कम रहेगा। लेकिन जब इनके कटाई का टाइम आएगा, यानी जब ये पकने की स्थिति में रहेंगे, तब मौसम आ जाता है मार्च अप्रैल का। ठीक ठाक सा तापमान वाला, बड़े दिन वाला काल रहता है, तो ये इनके लिए सूटेबल रहता है। ओके, आगे आता है कि इसमें जो प्रमुख फसलें हैं, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, टमाटर, मसूर, अलसी, राई, ये सारी जो फसलें हैं ये आपके रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। गेहूं रबी की फसलों के अंतर्गत आता है। धान जो था हमारा वो खरीफ की फसल में आता है। आप धान और गेहूं एक साथ वहाँ पर मत कर दीजिएगा। गेहूं रबी की फसल है, धान खरीफ की फसल है, ठीक है। अक्सर आप गेहूं धान एक साथ जोड़ देते हैं, चावल और आटा साथ जोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो ये रबी की फसलों के पॉइंट्स को हमने देखा। नेक्स्ट आता है आपका जो जायद की फसलें, ठीक है। खरीफ की फसलें हमने देखी। अब जायद की फसलों में क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है कि यह फसलें जो है सामान्यतः रबी एवं खरीफ के फसल के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती हैं, ठीक है। आपने क्या देखिए जून में और जुलाई में हम बुआई करते हैं खरीफ की फसलों की, ठीक है, और रबी की फसलों की कटाई करते हैं कब? हम मार्च अप्रैल के महीने में, ठीक है। मार्च अप्रैल के महीने में या फिर अप्रैल मई के महीने में, बीच में जो समय रहता है इन सब की बुआई, कटाई, इन दोनों को मिला करके जो इनका मध्यवर्ती समय रहता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं? जायद की फसलों को बोते हैं, ठीक है। इस प्रकार जायद की जो फसलें हैं ये मार्च में इनकी बुआई होती है और जून तक काट लिए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है रबी की फसलों की, और उसी समय इनको बोया जाता है, और जून में काट लेते हैं, उसके बाद खरीफ की फसलों को बोते हैं। अब आप कहेंगे कि ये फसलें कौन सी हैं? तो इसमें आप कहते हैं खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, करेला, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी किसमें? जायद की फसलों में, ठीक है। और ये ग्रीष्मकाल की फसलें होती हैं। जाहिर सी बात है मार्च और जून तक गर्मी का महीना आपका आ ही जाता है। आगे देखते हैं फसलों के अन्य टाइप्स की अगर हम बात करें तो खरीफ, राबी और उसके बाद जायद, ये तीनों को अगर आप साइड कर दें, ये तो बहुत पुराने टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6 से ही, अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से ही। अब आता है व्यापारिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप्स। हम लोग अक्सर नाम सुनते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स, व्यापारिक फसलें, नकदी फसलें, इन सब चीज़ों का हम लोग नाम सुनते हैं। ये क्या है? देखिए इन फसलों को उगाने का उद्देश्य होता है व्यापार करके धन अर्जित करना, ठीक है। जैसे अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए थे
उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारे देश के किसान गेहूँ चावल उगाएं, धान उगाएं, खाएं चाहे न खाएं, उन्हें अपने इंडस्ट्रियल कमर्शियल बिजनेस को बढ़ाने के लिए नील की खेती चाहिए थी और वो जबरन भारत में नील की खेती करवाते थे। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें व्यापारिक लाभ था, औद्योगिक लाभ था। ठीक है, उसी प्रकार से भी कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो कि हमें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जो कि हमें कमर्शियल बेनिफिट देती हैं, कमर्शियल लाभ देती हैं। इनमें कौन कौन से फसल आते हैं? जैसे तिलहन हो गए, तिलहन की फसलें जिसमें मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, तिल हो गया, सूरजमुखी हो गया, इन सब के ऑयल्स आप देखिए, इनको हम लेते हैं, इनके हम ऑयल बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं इनसे रिलेटेड, तो इनको हम इंडस्ट्रियली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी हो गई शर्करा फसलें, यानी कि जैसे गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, इन सबको हम इंडस्ट्रियली यूज़ करते हैं। रेशे वाली फसलें जैसे जूट, कपास, सनई, अब जूट कपास कोई खाएगा थोड़ी ना, इसको आप क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे, इनका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, कपड़े हैं सूत बनाएंगे, कपास से कपड़े बनाएंगे, ये सारी चीज़ें, रस्सियाँ बनाएंगे जूट की, बोरियाँ बनाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनकी खेती इंडस्ट्रियली यूज़ के लिए होती हैं। उसके बाद पेय पदार्थ वाली फसलें, अब जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कहवा यानी कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी हो गए, ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इनको उगाया जाता है। ठीक है, आप इनको पत्ती तोड़ के घर में चावल की तरह पका के नहीं खाएंगे। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा आपके पास खेती है, आप पत्ती तोड़ के चाय बना के पी लेंगे, लेकिन उसका कोई पेट नहीं भरेगा आपका। इसको आप बेचेंगे ही, कंपनीज़ को देंगे, वो लोग चाय पत्ती बनाकर बेचेंगे, कॉफ़ी पाउडर बना करके बेचेंगे। इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी पेय पदार्थों वाली फसलें यानी कि चाय और कहवा जैसी फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। उसके साथ साथ फल, सब्जियाँ, फूल, बागवानी, ये सारी बागवानी उत्पाद, बागवानी जो की जाती हैं, फूल वगैरह उगाए जाते हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं, इन सभी चीज़ों का भी जो यूज़ है वो एक तरीके से देखा जाए तो व्यापारिक उद्देश्य है, बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए ही इनको उगाया जाता है। तो ये रही हमारी कैसी फसलें, व्यापारिक फसलें। ठीक है, आगे आती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, जिन्हें हम लोग जीएम क्रॉप कहते हैं। जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, क्रॉप्स। ठीक है, अब ये क्या होती हैं? आनुवंशिक इंजीनियरिंग की सहायता से फसलों में उनके स्वयं के न्यूक्लिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य जीवों के न्यूक्लिक अम्ल को जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को। ठीक है, एक जो सीड्स होती हैं, सीड्स का जो निषेचन होता है वो डिफरेंट ब्रीड के दो चीज़ों से किया जाता है ताकि एक डिफरेंट टाइप का बीज आपको मिले। ठीक है, यानी कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। ओके, जेनेटिकली क्या हो? मॉडिफाइड हो, हाइब्रिड टाइप का हो, उसमें आनुवंशिक टेक्नोलॉजी, आनुवंशिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसे परजीवी फसलें भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप कहिए कि जैसे लोग तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, घोड़ा है, जैसे मान लीजिए कोई घोड़ा है, कोई गधा है, अब दोनों के जीन्स को मिला करके अगर आप एक नया बनाएंगे तो वो जो नया प्रोडक्ट आएगा उसमें कुछ क्वालिटीज़ घोड़े की भी रहेंगी, गधे की भी रहेंगी। बिल्ली है, कुत्ता है। ठीक है, चाइना में एक ऐसा बनाया गया है, कुत्ते और बिल्ली के जीन्स को, उनके ब्रीड को मिला करके एक नई ब्रीड बनाई गई है। तो वो जो बन के आया है वो देखने में चेहरे से बिल्ली लगता है, बाकी पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर उसका डॉग के जैसा, कुत्ते के जैसा है। तो ऐसे ही फसलों में भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लौकी है। ठीक है, लौकी का है बीज, उसके बाद उसमें किसी और चीज़ के बीज को आप मिला करके एक डिफरेंट टाइप का फसल, एक डिफरेंट टाइप की चीज़ लेके चले आइए। तो ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड धान है, जैसे कि कहते हैं ना कि हाइब्रिड क्वालिटी के चावल होते हैं, कुछ बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, कुछ लो क्वालिटी के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं। तो ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से होती हैं। चाहे आप उन्हीं में अलग अलग टाइप को उठा लीजिए, चाहे डिफरेंट ब्रीड को ही उठा करके बना दीजिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं, हाइब्रिड होती हैं। ठीक है, तो इन्हें आप परिजीवी कह सकते हैं, परिजीवी फसल आप कह सकते हैं। इसमें बीटी बैगन, बीटी कपास, बीटी सरसों इत्यादि फसलें होती हैं, यानी कि वही चीज़ें हैं, बस उनके आगे बीटी जुड़ा है, तो आप इनको समझ लीजिए कि ये मॉडिफाइड फसलें हैं। इस पद्धति के द्वारा फसलों की पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ऐसी चीज़ें करके, हालांकि हाइब्रिड कुछ अच्छी होती नहीं है हेल्थ के लिए। आगे आता है आपका हार्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी कि बागवानी फसलें। ये क्या होती हैं? इसके अंतर्गत
फल, सब्जियां, मसाले, पुष्प, नारियल आदि शामिल किए गए हैं। यानी नारियल की खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, ये जो हैं ये आपकी बागवानी कृषि के अंतर्गत आती हैं, बागवानी फसलों के अंतर्गत आती हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जिनको आप इंग्लिश में बोलते हैं। वर्ष 2005-06 में सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विविधीकरण तथा उच्च मूल्यवर्धन वाली बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बागवानी फसलों के प्रोडक्शन को इनहेंस करने के एक एम के साथ सरकार ने एक मिशन बनाया, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ठीक है, कब बनाया था? वर्ष 2005-06 में। ओके, बागवानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा ग्राफ्टिंग बैंक का भी निर्माण किया गया है। ग्राफ्टिंग बैंक, इस टर्म को आप जैसे आप याद रखिए, ग्राफ्टिंग बैंक का अगर नाम आता है आप जान जाइए ये कृषि क्षेत्र में किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप से, बागवानी कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट आता है, जैसा कि हमने कहा कि बागवानी कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन बनाया है। तो इसी मिशन को हम देखें तो इसकी शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, वित्तीय वर्ष 2005-06 में एक किया गया है, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना है। ठीक है, बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट आता है कि इस मिशन को वित्तीय वर्ष 2014-15 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के रूप से इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन को वित्तीय वर्ष 2014-15 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। अब हम बात करें कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन क्या है। अगर हम इनको देखें तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन फलों, सब्जियों, जड़, कंद, फल, मशरूम, मसाला, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको, इन सभी के उत्पादन को इसमें शामिल किया गया है एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत। किनको किनको? जैसे कि फलों की खेती हो गई, सब्जियों की खेती हो गई, जड़ व कंद फसल, यानी कि जो जैसे कि गाजर हो गए, मूली हो गए, कंदमूल हो गए, इन सारे फसलों को, मशरूम हो गया, मसाला हो गया, फूल हो गए, सुगंधित पौधे हो गए, नारियल हो गया, काजू, कोको यानी कि कोको पाउडर जो आता है वो सारी चीज़ें, और बांस की जो खेती है, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है ताकि इनका चौमुखी विकास किया जाए। ठीक है, ऑल ओवर मल्टी डायमेंशनल इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। और ये जो व्यवस्था है ये एक केंद्रीय वित्त पोषित व्यवस्था है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये प्रायोजित व्यवस्था है जिसमें जो भी फाइनेंस, जो इसका फाइनेंस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। केंद्रीय वित्त पोषित योजना है ये, इसका पूरा फाइनेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके, नेक्स्ट आता है कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर देश के सभी प्रदेशों में लागू इस योजना से जुड़े विकास कार्यक्रमों का कुल बजट का 85% हिस्सा भारत सरकार देती है और शेष 15% राज्य सरकार खुद वहन करती है। यहाँ पर आप समझिएगा कि अगर हिमालयी क्षेत्र को अगर आप देखें, हिमालयी राज्य जो भी हैं, शिमला हो गया, J&K हो गया, आपका हिमाचल हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारी जो हिमालयी स्टेट है और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट जो 7 राज्य उधर हैं और जो हमारे हिमालयी राज्य हैं, उनको अगर छोड़ दे तो बाकी सारे स्टेट एकीकृत बागवानी विकास मिशन का जो पूरा वित्त फाइनेंस होता है उसका 85% केंद्र सरकार देती है और 15% का जो खर्चा है वो राज्य सरकार खुद वहन करती है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र में 100% पूरा वित्त पोषण कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में 100% बजट केंद्र सरकार वहन करती है, राज्य सरकार के ऊपर कोई लोड नहीं है इसको लेकर के। ओके, इसी तरह बांस विकास सहित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान के कार्यक्रमों के लिए भी 100% बजटीय योगदान भारत सरकार का ही होगा। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, बांस विकास सहित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, आप जानते हैं नारियल की खेती हर जगह नहीं होती है, कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जो नारियल की खेती कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही केंद्रीय बागवानी संस्थान के कार्यक्रमों के लिए ये सारी इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी होगा, इनका जो बजट आएगा उसका भी 100% वहन केंद्र सरकार करेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन की उप योजनाएं और कार्यक्षेत्र। ठीक है,
इसके अंतर्गत कौन कौन सी उप योजनाएं हैं और उनका क्या कार्यक्षेत्र है, क्या उनका क्राइटेरिया है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कौन सा उपयोजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन को इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन को किस किस सन में बनाया गया था, किस वित्तीय वर्ष में? वित्तीय वर्ष 2004-05 में। लेकिन वित्तीय वर्ष 2014-15 में इसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत इसे शामिल कर दिया गया। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, इसको नाम परिवर्तित नहीं किया गया है, इसको इसमें शामिल किया गया, ये पहले से ही है। ठीक है, और ये क्या है, इसका लक्षित समूह या कार्यक्षेत्र क्या है? पूर्वोत्तर पर हिमालयी राज्यों के अलावा सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में इसका कार्यक्षेत्र है। किसका? राष्ट्रीय बागवानी मिशन का। नेक्स्ट आता है पूर्वोत्तर हिमालयी राज्य बागवानी मिशन। पूर्वोत्तर हिमालय राज्य बागवानी मिशन ये कहाँ पर है? जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं, सभी पूर्वोत्तर व हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत केवल हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर के स्टेट यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट इसमें शामिल हैं। नाम से ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा आता है आपका राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन। राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन ये सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश यानी कि ऑल ओवर इंडिया में ये इसका कार्य क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। राष्ट्रीय बागवानी मिशन आपने देखा, अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। ठीक है, व्यावसायिक बागवानी पर जोर देने वाले सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश यानी कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और इंडिया के स्टेट जो कि व्यावसायिक बागवानी पर जोर देते हैं। ठीक है, नारियल विकास बोर्ड, नारियल उत्पादक सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो भी स्टेट और जो भी यूटीज, ठीक है, जो भी यूटीज और जो भी स्टेट नारियल का उत्पादन करते हैं वो इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके? नारियल विकास बोर्ड के अंतर्गत। और आगे आता है आपका केंद्रीय बागवानी संस्थान। तो इसमें मानव संसाधन व क्षमता विकास पर जोर देने वाले पूर्वोत्तर के राज्य यानी कि इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आपके शामिल होते हैं। ओके, आगे आता है आपका एग्रीकल्चर इनपुट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एग्रीकल्चर इनपुट का, कृषि आदान का। ठीक है, अब हम देखेंगे कृषि आदान क्या होता है, इसमें क्या क्या शामिल है। इनको अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका उन्नत किस्म के बीज। ठीक है, उन्नत किस्म के बीज मतलब अच्छे क्वालिटी के सीड्स। खेती के लिए बीजों का बहुत महत्व होता है और अगर वो अच्छे क्वालिटी के हों तो प्रोडक्शन में भी बहुत बढ़िया योगदान देते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। आगे देखिए, उन्नत किस्म के बीजों के द्वारा कृषि उत्पादन में 10 से 20% की वृद्धि हो सकती है। जाहिर सी बात है, अगर बीज अच्छा रहेगा तो प्रोडक्शन 10 to 20% तक इन्हेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1966 में खरीफ की फसल में नई कृषि युक्ति के तहत उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, हरित क्रांति जब हुआ था, खरीफ की फसल से हरित क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी और उसमें उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग हुआ था, खास करके गेहूं के मामले में, और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा देखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो उन्नत किस्म के बीजों को लेकर के है, इसे नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, नई कृषि युक्ति यानी कि हरित क्रांति, आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है एक तो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, दूसरा MS स्वामीनाथन जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रखते हैं हरित क्रांति को लेकर के इंडिया में। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा नई और उन्नत किस्म के बीजों के यूज को इंडिया में यहाँ पर महत्व दी जाती है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों में भारतीय जलवायु तथा परिस्थिति के अनुकूल नए किस्म के बीज तैयार करने एवं आयातित बीजों को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए बृहद स्तर पर शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, इसको समझिए, भारत सरकार क्या कर रही है कि जो हमारा कृषि अनुसंधान परिषद है, ठीक है, कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ओके, वो हो गया, चाहे कृषि से रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो भी शोध संस्थान है जहाँ पर रिसर्च होते हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित, इन सभी को सरकार ने क्या किया है कि आप हमारे इंडिया के क्लाइमेट के अनुकूल जो बीज हैं उनको मॉडिफाइड करिए, साथ ही साथ जो हम आयात करके सीड्स मंगाते हैं उन्हें आप भारत के आवश्यकताओं के अनुरूप ढालिए। इन चीज़ों को लेकर के सरकार एक प्रयास कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसमें। सॉरी,
जी। नेक्स्ट आता है आपका सिंचाई प्रणाली। पहला हमने देखा उन्नत किस्म के बीज को, दूसरा नंबर पे आपका आता है सिंचाई सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। एक वर्ष में 2 या 3 फसल उगाने के लिए एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सिंचाई प्रणाली का विकसित होना आवश्यक है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास इरिगेशन की सिस्टम नहीं रहेगी तो आप फसलों को उगा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो सींचेंगे ही नहीं तो उनका प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा। आप बहुत अच्छे बीज रख लीजिए, बहुत बड़ी ज़मीन हो, लेकिन अगर पानी ही नहीं है तो कैसे वो इरिगेट होंगे, कैसे उनकी सिंचाई होगी, जैसे वो उगे अच्छे से, उनका विकास हो, नहीं हो पाएगा, बिना इरिगेशन के नहीं हो पाएगा। और ख़ास करके अगर आपको अपने खेत में 1 से 2 से 3 बार, आपको एक वर्ष में 2-3 बार खेती करनी है, तो आपके पास अच्छी खासी सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। चूँकि भारतीय कृषि मानसून आधारित होने के कारण इनमें अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, भारत की जो एक मेन प्रॉब्लम है कि मानसूनी कृषि है हमारे यहाँ की, मानसून की वर्षा पर अधिकता है, हर समय वर्षा नहीं होती है हमारे देश में। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि हमारे यहाँ पर डिवाइडेड है, एक कुछ महीने ठंडी, कुछ महीने गर्मी, कुछ महीने वर्षा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में क्या है कि वर्षा की अनिश्चितता होती है। ओके, तो जिस प्रकार से वर्षा के माध्यम से सिर्फ सिंचाई के ऊपर डिपेंड रहना ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सिंचाई की जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो बढ़िया होनी चाहिए। नेक्स्ट, सतत कृषि व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई जैसे कि टपका एवं छिड़काव, टपका विधि, सिंचाई में टपका विधि और छिड़काव विधि, इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है कि सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कृषि स्तर पर जल प्रयोग दक्षता पर बल देना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, चूँकि सिंचाई की लेकर के हमारे यहाँ पर काफ़ी कार्य हो रहे हैं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन फिर भी सिंचाई की जो व्यवस्था जैसी होनी चाहिए फिलहाल वैसी नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि ज़्यादातर लोग सूक्ष्म सिंचाई के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहे हैं ताकि सतत कृषि व्यवहार को सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट, हर खेत को पानी, ये स्लोगन है। इस स्लोगन के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 1 जुलाई 2015 से आरंभ किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसको 1 जुलाई 2015 से प्रारंभ किया गया है, उसका स्लोगन है हर खेत को पानी, हर घर को पानी नहीं, हर खेत को पानी। ठीक है, आगे आता है आपका 3rd नंबर पे, वो आता है उर्वरक। भारत में हरित क्रांति के पश्चात कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों के उपयोग में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है, हरित क्रांति आया और सबने देखा कि अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म के खाद, इन सब के प्रयोग से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो एक क्रांति सी आ गई है, इनके उपयोग में लगातार वृद्धि ही हो रही है अच्छे उर्वरकों की। ठीक है, उर्वरकों की सहायता से एक फसली वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। अगर आप अच्छे से उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक फसल वर्ष में 2 से 3 बार फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। उर्वरक विभाग द्वारा 25 मई 2015 को नई यूरिया पॉलिसी 2015 अधिसूचित की गई। इस पॉलिसी का उद्देश्य स्वदेशी यूरिया का उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, स्वदेशी यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई यूरिया पॉलिसी 2015 लाई गई है। कब लाई गई है? 25 मई 2015 को। किसके द्वारा लाई गई है? उर्वरक विभाग द्वारा लाई गई है। ठीक है, क्योंकि यूरिया एक तरीके का हमारे यहाँ का बहुत ही यूज़फुल एक खाद है, बहुत ही ज़्यादा काम में आता है खेती के मामले में ये। तो इसकी स्वनिर्भरता के लिए स्वदेशी यूरिया के निर्माण को लेकर के ये पॉलिसी यहाँ पर बनाई गई है। वर्ष 2015-16 के दौरान यूरिया का उत्पादन 244.7 लाख मीट्रिक टन था, जो देश में अब तक के यूरिया उत्पादन में सबसे अधिक था। ठीक है, देश के अंतर्गत सबसे अधिक वर्ष 2015-16 के वित्तीय वर्ष के दौरान यूरिया का उत्पादन हुआ था, जो कि था 244.75 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, अब तक का सबसे ज़्यादा रहा है, ये लार्ज रहा है। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2016 से उर्वरक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी प्रणाली की प्रारंभ की गई है, यानी कि जो सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, उर्वरक सब्सिडी आप लोग को मैं पढ़ाऊंगी आगे क्लास में, आज नहीं तो दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगी। तो जो सब्सिडी है, उर्वरक सब्सिडी जो है, इसके अंतर्गत डीबीटी की बात की जाती है। यानी कि अब क्या होता है कि उर्वरक सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में भेजी जाती है, डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, इसी की यहाँ पर बात कीजिए, प्रत्यक्ष हस्तांतरण कर दिया जा रहा है जिसको ज़रूरत है उसको। ठीक है, जिसे ज़रूरत है वो उसे प्रत्यक्ष रूप से मिल जा रहा है। तो ये प्रणाली जो है वो अक्टूबर 2016 से सरकार ने प्रारंभ की है। उर्वरक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के अधीन विभिन्न उर्वरक श्रेणियों पर
100% सब्सिडी फुटकर व्यापारियों द्वारा लाभार्थियों के लिए की गई है। वही मैंने कहा कि जिनको ज़रूरत है उनको वहाँ पर मिल जाए, 100% ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है। नेक्स्ट आता है जैविक उर्वरक। आगे देखिए, जैविक उर्वरक की अगर हम बात करें, उर्वरकों की हमने बात की, तो अब हम देख लें जैविक उर्वरक क्या होते हैं। रासायनिक खादों के लगातार व असंतुलित प्रयोग से मिट्टी में जीवांश की मात्रा घटने से मिट्टी की जो उपजाऊ जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो घटती जा रही है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रसायन का यूज करेंगे, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि जो आपके मिट्टी की जो भौतिक जो नेचर, जो स्थिति है, जो स्वरूप है, वो बदलती हैं। उनकी उर्वरता जो है वो कम होती है, जो उनकी नेचुरल उर्वरता है वो कम होती है। इसीलिए बात की जा रही है कि रासायनिक खादों की जगह पर जैविक खादों का प्रयोग करें। गोबर हो गया, इन सारी चीज़ों का यूज़ करें। क्या बोलते हैं उसको, वेस्टेज होती हैं, बायो वेस्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों को आप यूज़ करें, किसके अंतर्गत, खाद के रूप में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में यहाँ पर बात की जा रही है कि रासायनिक खादों के लगातार व असंतुलित प्रयोग से मिट्टी में जीवांश की मात्रा घटने से इसकी उपजाऊ शक्ति घटती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे जलाशयों एवं भूमि के नीचे का जो जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, ज़्यादातर रसायनों के यूज से आप खेतों में यूज़ करते हैं तो आसपास के जो जलाशय है, दूसरा तो जो भूमिगत जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए जैविक उर्वरकों जैसे कि गोबर की खाद, केचुए की खाद, हरी खाद या जैविक खाद, इन सब का आप प्रयोग करें, जिससे भूमि के जो पोषक तत्व की जो है उनकी जो कमी है उनको भी पूरा किया जा सके और आप रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक खादों से भी बच सके। ठीक है, जैविक उर्वरक लाभकारी जीवाणुओं की वह उत्पाद हैं जो मिट्टी एवं हवा में मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस का दोहन कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन दो चीज़ों की हमारे यहाँ पर कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व होता है, जो कि हमें जैविक खाद के वजह से हमें यहाँ पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगे और आपको रासायनिक उर्वरकों का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैविक उर्वरकों के उपयोग से लाभ क्या क्या है, अगर हम इनकी बात करें तो कृषि उपज में लगभग 10 से 15% की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, एक तो देखिए ये सेफ रहेगा, आपकी मिट्टी भी सही रहेगी, प्लस आपका प्रोडक्शन भी ये बढ़ाएंगे, एक तो लाभ ये हो गया। दूसरा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत का 20 से 25% तक ये पूरा करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जितना आपको चाहिए उतना ये आपको अवेलेबल करा देते हैं। अपेक्षाकृत अंकुरण शीघ्र होता है। रासायनिक उर्वरकों के यूज के अपेक्षाकृत अगर आप जैविक खाद का यूज करते हैं, जैविक उर्वरकों का यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो अंकुरण है, यानी कि बीजों का जो अंकुरण है वो उनके अपेक्षाकृत शीघ्र होता है। क्यों? क्योंकि वो सेम नेचर, सेम प्रकृति के हिसाब के होते हैं और इसीलिए वो उसमें आसानी से ढल जाते हैं। मृदा में ह्यूमस की वृद्धि तथा मृदा के भौतिक एवं रासायनिक दिशा में सुधार होता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप जो चीज़ें खुद वहीं के लिए बनी हैं, जो वेस्टेज हैं, जो कि उन्हीं से संबंधित है, अगर उन्हीं चीज़ों का आप उसमें यूज़ करते हैं तो इससे उनकी क्वालिटी में भी इन्हेंसमेंट आएगी, सुधार होगा और ह्यूमस जो होता है जो वो भी बना रहेगा। ठीक है, अच्छी उपज के अतिरिक्त गन्ने में शर्करा, मक्के एवं आलू में स्टार्च तथा तिलहनों में तेल की मात्रा में वृद्धि होगी। यानी कि जो प्रोडक्शन होगा वो भी इस तरीके से होगा कि गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक रहेगी, आलू और मक्के में स्टार्च आपको ज़्यादा मिलेगा, तिलहनों में तेल ज़्यादा रहेंगे। ऐसे उनका मतलब कि क्वालिटी इन्हेंस होगी, जो भी प्रोडक्शन होगा उनकी जो क्वालिटी होगी वो पहले के अपेक्षाकृत और ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो हमारा कृषि आदान आता है, वो आता है कीटनाशक दवाई। भारत में कृषि क्षेत्र में खरपतवारों, बीमारियों, कीटों आदि के कारण किसानों की कृषि उपज का लगभग 15 से 20% भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, भारत में ऐसा होता है कि कुछ खरपतवार, कुछ बीमारी, कुछ कीटनाशकों का जो हम यूज़ करते हैं, इनके वजह से जो कीट होते हैं, इनके वजह से हमारे जो कृषि के उपज हैं, इनका लगभग 15 से 20% का जो भाग है वो खराब हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर केवल 0.5 किलोग्राम कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर बता रहा है कि हमारे देश के अंतर्गत कीटनाशकों का जो यूज़ है वो बहुत कम है। प्रति हेक्टेयर जो है वो 0.5 किलोग्राम कीटनाशक का यूज़ है। ठीक है, चूँकि फसलों का जो क्षतिग्रस्त हो रहा है, जो हानि हो रही है, वो लगभग कितनी हो रही है, 10 से 15% की हानि हो रही है। ठीक है,
15 से 20% की हानि हो रही है, लेकिन जो यूज़ हो रहा है कीटनाशकों का वो सिर्फ 0.5 kg प्रति हेक्टेयर हो रहा है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 7 किलोग्राम कीटनाशक उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर आप देखिए 1 किलोग्राम भी नहीं है, 0.5 यानी आधा किलो प्रति हेक्टेयर कीटनाशकों का यूज़ किया जाता है। अमेरिका यूएसए में देखिए आप 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज़ किया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक लॉस है, इसको सही से देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कृषि मशीनीकरण। ठीक है, कृषि आदान में कृषि मशीनीकरण भी एक बहुत बड़ी चीज़ रोल अदा करते हैं। कृषि मशीनीकरण का अर्थ है कृषि भूमि पर उन कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग करना जो परंपरागत खेती में मनुष्य या पशुओं के श्रम के द्वारा संपन्न किए जाते थे। जैसे कि हल का यूज किया जाता था, हल के स्थान पर ट्रैक्टर आ गया। ऐसी ही चीज़ हैं ताकि मतलब जो परंपरागत तकनीकी रही है खेती की, किसानी की, उनको हटा करके आप न्यू टेक्नोलॉजी को उसमें जोड़िए, ऐसी यहाँ पर बात की जा रही है। कृषि यंत्रीकरण में खेती की सभी क्रियाओं में हल चलाने से लेकर फसल काटने तथा बेचने तक मशीनों का प्रयोग होता है। मशीनीकरण में क्या, यंत्रीकरण या मशीनीकरण के अंतर्गत आप देखेंगे तो कृषि खेती से संबंधित सभी क्रियाओं को इसमें शामिल किया गया है यंत्रीकरण को लेकर के। यहाँ पर आप हल चलाने से लेकर फसल काटने तथा बेचने तक मशीनों के यूज़ की बात की जा रही है। यानी कि अब आपको परंपरागत तरीके से कुछ नहीं करना है, न बुआई करना है, न कटाई करना है, ना ही उसका विपणन करना है। हर चीज़ यंत्रीकृत है, मशीनीकृत है, ऐसा यहाँ पर बात की जा रही है। कृषि मशीनीकरण समय और श्रम बचाता है। जाहिर सी बात है, अगर अब मशीन और एक ह्यूमन दोनों के कार्य करने की क्षमता में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन ज़्यादातर एक ये हमारे यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा रीज़न भी है कि मशीनों का इतना ज़्यादा यूज हो रहा है कि लोगों को उस मात्रा में रोज़गार मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन किया भी क्या जा सकता है, समय की मांग ही यही है। इतना समय नहीं है कि 10-10 दिन सालों तक काम करवाते रहें। जो काम 1 महीने में होगा वो मशीनें 4 दिन में, 1 हफ्ते में कर दे रही हैं। तो लोग यही चाह रहे हैं कि थोड़ा भले पैसे लगें लेकिन हमें सही समय पर और समय से पहले हमें लाभ मिल जाए। समय की भागदौड़ में हर कोई चाहता है कि हमें जल्दी से जल्दी चीज़ें अच्छे से मिलती रहें। तो इन वजह से हर जगह पर मशीनीकरण हो रहा है, यंत्रीकरण हो रहा है। ओके, कृषि उत्पादन की लागत एवं फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करता है, फसल की उपज और खेती की आय को बढ़ाता है। जाहिर सी बात है, अपने हाथ से कटाई करना और मशीन से कटाई करना लागत भी आपका कम करेगा और दूसरी बात समय भी बचाएगा। और दूसरी बात जो कटाई के बाद जो हानियाँ होती हैं, यानी कि कभी कभी सही से काम नहीं हो पाते ह्यूमन के द्वारा, मनुष्य है गलतियाँ होती ही हैं, लेकिन मशीनों से गलतियाँ नहीं होती हैं। आप उन्हें जैसा सेट करेंगे वो वैसे ही काम करेंगे। तो ये भी है कि हानि को भी कम करता है और इस प्रकार से आपकी जो खेती की आय है उसमें भी इन्हेंसमेंट होती है, वृद्धि होती है। 2018 में भारत में कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण का स्तर लगभग 40 से 45% रहा। वहीं अमेरिका में 95%, ब्राज़ील में 75%, चीन में 57% तक मशीनीकरण हो चुका है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कृषि क्षेत्र में ऑल ओवर मशीनीकरण, यंत्रीकरण कम है। उसका रीज़न भी यही है कि हमारे यहाँ पर जोतों के आकार जो हैं वो छोटे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यूएसए में देखें, जहाँ हमारे यहाँ से 40 to 45% तक ही मशीनों का यूज होता है अच्छे तरीके से खेती के अंतर्गत, वहीं अमेरिका में आप देखें तो 95%, ब्राज़ील में आप देखें तो 75% और चाइना में अगर आप देखें तो 57% यूज़ होता है मशीनों का। सरकार ने कृषि क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता को 2.2 किलोवाट प्रति हेक्टेयर वर्ष 2016-17 का ये डाटा है से बढ़ा करके 2030 के अंत तक 4 किलोवाट करने का यहाँ पर बात किया है। 4 किलोवाट प्रति हेक्टेयर करने का निर्णय लिया है। यानी कि वर्ष 2016-17 में कितना था, 2.4 किलोवाट प्रति हेक्टेयर, 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टेयर था, जो कि 2030 तक 4 किलोवाट प्रति हेक्टेयर करने का सरकार यहाँ पर विचार कर रही है, निर्णय ली है। ठीक है, देश में कृषि मशीनीकरण क्षेत्र की समावेशी प्रगति की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2014 में 15 में से मशीनीकरण संबंधी 2014-15 में मशीनीकरण संबंधी मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन प्रारंभ किया गया। ठीक है, देखिए, देश में कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में समावेशी प्रगति की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2014-15 में मशीनीकरण संबंधी एक मिशन बनाया गया जिसका नाम है मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत कृषि मशीनरी का प्रशिक्षण,
प्रदर्शन करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, ये जो मेगानाइजेशन एक मिशन बनाया गया है कृषि क्षेत्र को लेकर के, यहाँ मशीनीकरण के प्रोत्साहन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत ये है कि इसको लेकर के आप प्रशिक्षण करिए। इन सब चीज़ों का जो वित्तीय सहायता है वो राज्य सरकार को सरकार करती है, ताकि आप मशीनों का प्रशिक्षण दे सके लोगों को, ताकि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज़ किया जा सके। ओके, इसके बाद आता है इस स्कीम के अंतर्गत 2014-15 से 2018-19 के दौरान 3,377.7 करोड़ रुपए की कुल राशि आवंटित की गई, तथा 2018-19 के दौरान यह 1,027.46 करोड़ रुपए थी। ठीक है, यहाँ पर ये बात की जा रही है कि इतनी राशि की आवंटन की गई है इसमें। अब कृषि के कुछ अन्य टाइप्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देखते हैं अनुबंध आधारित कृषि। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी अनुबंध आधारित कृषि, देन हम पढ़ेंगे जैविक कृषि, उसके बाद हम पढ़ेंगे जलवायु स्मार्ट कृषि। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर हरित क्रांति। हरित क्रांति को हम देखेंगे। हरित क्रांति के बाद हम हरित क्रांति के कुछ घटकों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस पूरे फ्रेम को, इस पूरे फिगर को देखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग देखेंगे ये क्या है। तो भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम, कृषि जितने भी कृषि क्रांति हमारे देश के अंतर्गत हुए हैं, नीली, भूरी, हरी, पीली, इन सभी को हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, हालांकि यूपीएससी में नहीं आती, लेकिन स्टेट पीसीएस में आपके काम आ सकती हैं। बाकी उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का जो महत्व, योगदान, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। इन सभी के ऊपर हमारा चर्चा रहेगा। ठीक है, किस किस क्षेत्र में कितना कितना कैसे कैसे योगदान रहा है, इन सभी को हम देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे गरीबी उन्मूलन, इन चीज़, पूंजी निर्माण में सहयोग, ये सारी चीज़ें महत्व से संबंधित ही हैं, इनको हम वहीं पर देखेंगे। उसके बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर क्या रही है, इसको हम देखेंगे। तो ये सब पूरी हम देखेंगे। फिर हम क्रॉप पैटर्न को देखेंगे, फसल पद्धति को देखेंगे, इसमें फसल पद्धति क्या है, कैसे है। इसके बाद यहाँ का हमारा ये पार्ट ख़त्म होगा। ठीक है, तो हालांकि अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें बाकी हैं जो कि हमें क्लियर करनी है। आई थिंक क्लास का टाइम ज़्यादा हो रहा है, एक बार तो इसको हम देख लेते हैं। अनुबंध आधारित कृषि, जब किसी कृषि उत्पाद का क्रेता किसान को ये यहाँ पर बैक हो गया था जी। अनुबंध आधारित कृषि की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कृषि उत्पाद का क्रेता किसान को किसी कृषि उत्पाद को उगाने एवं उससे वह उत्पाद खरीदने का उपबंध करता है, तो इसे अनुबंध आधारित कृषि कहते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है ऐसे फार्मिंग, ऐसे कृषि के बारे में जहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है। ठीक है, आपने सुना ही होगा इन चीज़ों का कि मान लीजिए कि आप कोई सा भी आप फल ले लीजिए, कोई सा भी फसल ले लीजिए, जैसे कि आप जानते हैं ड्रैगन फ्रूट मान लीजिए आप अपने खेत में उगाते हैं, आपके पास उसकी अनुकूल व्यवस्था है, आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। अब एक कंपनी आपके पास आती है, आपसे कहती है कि आप ड्रैगन फ्रूट उगाइए अपने खेत में, आपको सारा हम जो भी खर्चा आएगा वो हम आपको देंगे, और उसके बाद आपको एक उचित मूल्य पे हम आपको उसको खरीदेंगे और हम उस ड्रैगन फ्रूट से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे, साबुन बनाएंगे, क्रीम बनाएंगे, बहुत से अच्छे अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे उस ड्रैगन फ्रूट से। ठीक है, तो ये वो कंपनी के ऊपर चला जाएगा। कंपनी आपसे खरीदेगी और उसके बाद कंपनी को उसे जो बनाना होगा वो बनाएगी और कंपनी आपको वो पैसे दे देगी। ठीक है, या तो वो पैसे प्री डिसाइडेड होंगे या तो जो बाजार मूल्य रहेगा उस समय का उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है। कॉन्ट्रैक्ट होता है किसानों के मध्य या उस कंपनी, उस संस्था के मध्य। ठीक है, तो ये एक तरीके की अनुबंध कृषि होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, इसके अंतर्गत यही चीज़ें होती हैं। ओके, अनुबंध कृषि में क्या होता है कि कृषक न तो अपने लिए और न ही अपनी इच्छा से कृषि करता है, बल्कि अनुबंध की दूसरी पार्टी के निर्देश के अनुरूप ही वो करता है। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो जैसा मैं आपसे बोलूँगी आपको वैसे ही खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फार्मिंग आप मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी कंपनी के लिए कर रहे हैं, इसका पे आउट मैं आपको करूँगी, ना कि आप अपने लिए करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ही वो पूरी की पूरी फार्मिंग होगी।
ओके, तो यही सिस्टम है इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि एक कंपनी, एक संस्था किसान से डायरेक्ट संपर्क करती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमारे लिए ये फसल उगाइए, हम उसका हर चीज़ वहन करेंगे और उसको एक उचित मूल्य पर आपसे खरीद के उससे हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके मध्य, किसान और कंपनी के मध्य। यहाँ पर इसी की बात की जा रही है। इसमें क्रेता कंपनी या संस्था किसान से कृषि उत्पादन को एक पूर्व निर्धारित निश्चित मूल्य या फिर बाजारी मूल्य पर क्रय करने का समझौता करती है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, मैं पहले से डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे कितना चाहिए, तो आप उस प्रकार का समझौता करके या तो उसे पहले से तय कर लीजिए या फिर आप ये कह दीजिए कि चलिए उस समय, यानी कि जब ये आपको देने लगेंगे हम, उस समय जो बाजार मूल्य रहेगा इस प्रोडक्ट का, उसके अकॉर्डिंग आप इसे क्रय कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था इसमें की जाती है किसके अंतर्गत, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है जैविक कृषि। जैविक कृषि आप जानते हैं, वही जैविक कृषि का मतलब है कि परंपरागत तरीके से खेती करना। जैसा कि मैंने आप लोगों को जैविक उर्वरक में भी बताया, जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उनके स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया जैविक उर्वरकों के संबंध में। जैविक कृषि की एक पारंपरिक विधि है जिसमें भूमि के स्वास्थ्य में सुधार होने के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आती है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के, पर्यावरण में प्रदूषण को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या एक होती जा रही है और भूमि की जो उर्वरता है वो भी ख़त्म हो रही है, जिस वजह से ज़्यादा हो रहा है कि आप जैविक खेती करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। ठीक है, जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने से धारणीय कृषि, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में सिक्किम को अगर आप देखें तो सिक्किम जो है वो ऐसा पहला स्टेट बना था 2016 में जिसने अपने पूरी कृषि भूमि के ऊपर जैविक फार्मिंग की थी। ठीक है, सिक्किम 2016 में भारत का पहला राज्य बना था, जैविक राज्य बना था, जिसने अपने यहाँ पर जैविक कृषि की थी। ठीक है, इसने क्या किया था कि लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अपने जैविक प्रथा एवं जैविक कृषि पद्धति के अनुसार खेती किया था। 75,000 हेक्टेयर के भूभाग पर इसने जैविक कृषि के अकॉर्डिंग इसने अपनी फार्मिंग की थी, और ये ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना था। ओके, नेक्स्ट आपका आता है जलवायु स्मार्ट कृषि, CSA, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि। ठीक है, इसमें देखिए तो जलवायु स्मार्ट कृषि को अगर हम देखें तो ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो बदलते जलवायु में प्रभावकारी के रूप में विकास को समर्थन देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में कृषि प्रणालियों को बदलने और पुनः नया बनाने के लिए आवश्यक कृत्यों का मार्गदर्शन करने में सहायता करता है। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, जलवायु स्मार्ट कृषि की। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है कि ये बदलते जलवायु प्रभाव के कार्य के रूप में विकास को समर्थन देने, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रही है उनके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर कार्य करता है, विकास को, डेवलपमेंट को समर्थन देने का यहाँ पर इसका कार्य रहता है। और ये खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। दूसरा, इसमें क्या है, कृषि प्रणालियों को बदलने और पुनः नया बनाने के लिए आवश्यक कृत्यों का मार्गदर्शन करने में सहायता प्रदान करता है। कौन, CSA, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि ये जलवायु से जो रहता है वो बेनिफिशियल रहता है, उसके साथ ये सहज रहता है, जलवायु से ये अच्छा इसका क्या रहता है, व्यवहार रहता है, अच्छा कंडीशन इसको ये उपलब्ध कराता है। इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें, कृषि उत्पादकता और आय को सतत रूप से बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुकूलता को अंगीकार करना, इसका निर्माण करना, जहाँ कहीं संभव हो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना या समाप्त करना। जैसा कि ये क्लाइमेट फ्रेंडली एक तरीके का ये है, क्लाइमेट फ्रेंडली है, क्लाइमेट को लेकर के इसका सारी चीज़ें हैं, तो ये इसका हर चीज़ वैसी ही है कि इसमें कृषि उत्पादकता और आय को सतत रूप से बढ़ाना एक इसका उद्देश्य जो है सो है ही कि कृषि का प्रोडक्शन भी न रुके, बढ़े। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुकूलता को अंगीकार करना और इसका निर्माण करना, और जहाँ कहीं भी संभव हो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को या तो कम करे या तो पूरी तरीके से समाप्त करे, ऐसी यहाँ पर बात की जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है हरित क्रांति। ओके, 1 सेकेंड, आप लोग लाइन पर रहिए, मैं जस्ट आती हूँ। जी,
ये जो हमारा यहाँ से हम हरित क्रांति को देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स जो बचे हुए हैं। जैसा कि मैंने आप लोग से बताया, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि अभी देखने हैं। हालांकि क्लास की टाइमिंग ज़्यादा हो रही है, 1 घंटे से ऊपर की क्लासेस हो चुकी हैं, तो आई थिंक इस क्लास को यहीं पर रोक देनी चाहिए। और बाकी जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे हरित क्रांति का ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और बाकी इसमें जो भी अलग से पॉइंट हैं, ये कृषि क्रांति और उसके उपनाम से संबंधित जो कि मैंने आपसे बताया, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स जो हैं, और उसके बाद कृषि क्षेत्र का महत्व, इन सभी को हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। ओके, तो और ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इसको आगे की क्लास में इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। फसल पद्धति, क्रॉपिंग पैटर्न, इन सभी चीज़ों को भी हम उसी में देखेंगे। ओके, तो सेकेंड पार्ट हम इसका बना देंगे, तो उसमें ये पूरी चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे, हरित क्रांति से लेकर के आगे तक का। ओके, तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही रहेगा। इस क्लास से संबंधित जो भी आप लोग को क्वेरीज़ हो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हरित क्रांति से इसका अगला पार्ट मैं दूसरे क्लास में दे दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।